क्या होगा अगर कोई ये कहे कि आज के टाइम में करियर के लिए सबसे बुरी सलाह ये है कि एक बंद कमरे में बैठो, दुनिया से कट जाओ और तब तक बाहर मत आओ जब तक तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट ना हो जाए। हाँ, मतलब ये तो हम सबने ही सुना है बचपन से। बिल्कुल, हम में से ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, अपना मास्टरपीस बना रहे हैं और मन में बस यही सोच रहे हैं कि जिस दिन ये एकदम बेदाग हो जाएगा ना, बस उसी दिन मैं पर्दा हटाऊंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। जो कि आज के युग में बिल्कुल काम नहीं करता। एकदम सही। और आज की इस गहरी चर्चा का उद्देश्य इसी परफेक्शन के भ्रम को तोड़ना है। आज हम ऑस्टिन क्लियोन की जो बेहद चर्चित किताब है ना, शो योर वर्क, उसके विचारों पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी विषय है ये। हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि आज के डिजिटल युग में काम छुपाओ मत और शो योर वर्क से पर्सनल ब्रांडिंग का खेल कैसे सीखा जा सकता है। ये असल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है। अगर हम थोड़ा इतिहास को देखें ना, तो औद्योगिक युग में ये मानसिकता काम करती थी कि फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बने और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाए तभी उसे शोकेस में रखा जाए। हाँ, क्योंकि तो प्रोसेस दिखाने का कोई तरीका भी तो नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ऑस्टिन क्लियोन की ये किताब, जो कि मैं कहूंगी क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स या इंटरनेट पर काम करने वालों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है, ये इस पूरी धारणा को पलट देती है। मतलब ये जो पुरानी सोच है इससे पूरी तरह से चुनौती देती है। हाँ, इस विचार का मूल ये है कि आज के इस ध्यान भटकाने वाले युग में काम खुद अपनी कहानी नहीं कह सकता। उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। एकदम सही। काम को विजिबल बनाना, उसे लोगों की नजरों के सामने लाना भी काम का ही एक अहम हिस्सा बन गया है। जब तक कोई इंसान अपनी लर्निंग जर्नी को दुनिया के सामने नहीं लाता, तब तक बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट भी गुमनामी के अंधेरे में खो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि हम लोग परफेक्शन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं ना कि कुछ भी अधूरा बाहर निकालने से डरते हैं। हाँ, सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल। और यहीं पर इस किताब का सबसे दिलचस्प विचार सामने आता है। ऑस्टिन कहते हैं कि इंटरनेट पर अपनी जगह बनाने के लिए किसी को भी एल्बर्ट आइंस्टीन या पिकासो होने की जरूरत नहीं है। जो कि बहुत राहत की बात है ना? मतलब जीनियस होने का जो एक भारी दबाव समाज ने बना रखा है, ये किताब उसे पूरी तरह से खारिज कर देती है। मैं तो कहूंगी कि ये जो लोन जीनियस यानी अकेले काम करने वाले महाज्ञानी का जो मिथक है ना, ये असल में लोगों को एक तरह से लकवा मार जाने जैसी स्थिति में डाल देता है। फ्रीज कर देता है लोगों को। हाँ, लोग सोचते हैं कि अगर वे दुनिया के सबसे बेहतरीन कोडर या सबसे शानदार डिजाइनर नहीं है तो उन्हें अपना काम साझा करने का कोई हक ही नहीं है। जबकि इंटरनेट की सच्चाई कुछ और ही है। बिल्कुल। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत अलग तरीके से काम करता है। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोग अक्सर वे नहीं होते जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। तो फिर वो कौन होते हैं? वो अक्सर वे लोग होते हैं जो एक एमेचर यानी शौकिया मानसिकता के साथ काम करते हैं। एमेचर होने का फायदा ये है कि इंसान में सीखने की एक भूख होती है। हाँ, और वो गलतियां करने से नहीं डरता। एकदम सही। वो गलतियां करता है और अपनी यात्रा को पूरी ईमानदारी के साथ साझा करता है। और आप देखेंगे कि यही ईमानदारी लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये बात तो वाकई बहुत राहत देने वाली है कि किसी को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो लोग अक्सर सिर्फ वो चमकता हुआ फाइनल प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी शानदार रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट डिश खा रहा हो। खाने का उदाहरण हमेशा काम करता है। डिश तो बेहतरीन है ही, लेकिन आजकल लोग उस शेफ की मेकिंग वीडियो या उस किचन की अस्त-व्यस्त प्रक्रिया देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वो बिहाइंड द सीन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। वो आग की लपटें, मसालों का गिरना, वो शेफ के चेहरे का पसीना, वो सब कुछ बहुत असली लगता है और लोग उस डिश से ज्यादा उस शेफ की मेहनत से जुड़ जाते हैं। ये शेफ वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन ऑस्टिन क्लियोन यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट या दिखावे की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसका मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो वल्नरेबिलिटी यानी मानवीय कमजोरी और संघर्ष को दिखाने से जुड़ा है। जब कोई सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखाता है ना, तो वो एक निर्जीव वस्तु होती है। उसमें कोई इमोशन नहीं होता। बिल्कुल, उसमें कोई मानवीय भावना नहीं होती। लेकिन जब कोई अपनी प्रोसेस दिखाता है कि उसने रिसर्च कैसे की, वो कहाँ अटका, उसने अपनी गलतियों से कैसे सीखा, तो वो एक मानवीय कहानी बन जाती है। और हम इंसान कहानियों से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। एकदम सही। इंसान हमेशा कहानियों से और दूसरे इंसानों के संघर्ष से जुड़ता है। फाइनल प्रोडक्ट लोगों को डरा सकता है या उनमें ईर्ष्या पैदा कर सकता है। हाँ, कि ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन प्रोसेस लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें लगता है कि अरे ये भी मेरी तरह ही अटका था
और यहीं वो बिंदु है जहां से एक असली और वफादार ऑडियंस का निर्माण शुरू होता है। तो परफेक्शन को तो हमने खिड़की से बाहर फेंक दिया और प्रोसेस को अपना लिया। बिल्कुल। लेकिन अब एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल सामने आता है। मतलब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि प्रोसेस दिखाओ, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लगातार कैसे किया जाए? ये एक आम समस्या है ना? बिना थके, बिना इस काम को एक अलग फुल टाइम जॉब बनाए, ये कैसे मुमकिन है? किताब में एक विचार है कि हर दिन कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। इसे माइक्रो शेयरिंग या डेली डिस्पैच कहा जा सकता है। डेली डिस्पैच। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रोजाना एक नया मास्टरपीस तैयार करके इंटरनेट पर डालना है। ये बस दिन भर के काम का एक छोटा सा अंश या बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब कुछ भी छोटा सा। हाँ, मान लीजिए कोई एक किताब लिख रहा है तो वो पूरी किताब पब्लिश होने का इंतजार नहीं करेगा। वो रोजाना एक पैराग्राफ या कोई दिलचस्प रिसर्च जो उसे मिली हो, या फिर अपने अस्त व्यस्त डेस्क की एक फोटो ही साझा कर सकता है। जैसे एक एक ईंट रखकर इमारत बनाना। एकदम सही उपमा है। ये धीरे धीरे एक इमारत बनाने जैसी प्रक्रिया है। समय के साथ यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़े पोर्टफोलियो का रूप ले लेती हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बड़ी शंका है। हाँ, बताइए। अगर इंटरनेट पर मौजूद हर इंसान रोजाना कुछ ना कुछ, एक फोटो, एक विचार, एक कोड का टुकड़ा या एक वीडियो शेयर करने लगे, तो क्या ये इंटरनेट के पहले से ही मौजूद भारी शोर और कचरे में और इजाफा नहीं करेगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। डिजिटल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं ना? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन यहीं पर स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहने की कला एक जादुई फिल्टर का काम करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, शोर और संगीत में क्या फर्क है? शायद पैटर्न का। सिर्फ एक संरचना और संदर्भ का। बिना किसी संदर्भ के डाला गया कोई स्क्रीनशॉट या फोटो वाकई में कचरा हो सकता है। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है दूसरों के लिए। बिल्कुल, लेकिन स्टोरी टेलिंग उस कचरे को मूल्यवान जानकारी में बदल देती है। काम दिखाना काफी नहीं है, उस काम के पीछे का क्यों और कैसे बताना जरूरी है। लेकिन क्या इसके लिए सबको राइटर या उपन्यासकार बनना पड़ेगा? मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोई अकाउंटेंट है, उसे कहानी क्यों लिखनी चाहिए? उनका काम तो बस कोडिंग करना है या नंबर्स मिलाना है। कहानी का मतलब यहाँ कोई फिक्शन या लंबी चौड़ी दास्तान लिखना नहीं है। तो फिर क्या है? एक अच्छी कहानी का बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक समस्या, एक संघर्ष और एक समाधान। प्रॉब्लम, स्ट्रगल और सॉल्यूशन। हाँ, अगर एक कोडर बस अपने कोड का एक पन्ना डाल दे तो वो शोर है। किसी को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। बिल्कुल, लेकिन अगर वो लिखे कि मैं पिछले 4 घंटे से इस एक बग को फिक्स करने में लगा था, मुझे लगा कि समस्या इस लाइन में है, लेकिन असल में गलती डेटाबेस में थी और इससे मैंने ये नया तरीका सीखा, तो ये एक कहानी बन गई। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है ना? ये छोटी सी कहानी पढ़ने वाले को एक संदर्भ देती है। इससे रोजाना कुछ शेयर करना उबाऊ नहीं लगता, बल्कि ऑडियंस भी उस सफर का हिस्सा बन जाती है। वो लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आगे क्या होगा। एकदम सही, कि कौन सी नई चुनौती आएगी और उसे कैसे सुलझाया जाएगा। हाँ, तो कहानी का मतलब सिर्फ ये बताना है कि आज की चुनौती क्या थी और उससे क्या सीखा। ये तो बहुत ही व्यावहारिक है। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई रोज अपनी कहानियां और अपनी प्रोसेस शेयर कर रहा है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक बहुत ही रोचक सिद्धांत सामने आता है, वो है सिखाने की कला। सिखाने की कला? हाँ, जो कुछ भी सीखा जा रहा है उसे दूसरों को सिखाना। मुझे ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह लगती है। बूमरैंग कैसे? मतलब इंसान अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को जितनी ताकत से दुनिया की तरफ उछालता है ना, वो उतनी ही ताकत से वापस लौटकर सम्मान, एक वफादार कम्युनिटी और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। ये बूमरैंग का विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। हाँ, वो खर्च करने से बढ़ता है। बिल्कुल, नॉलेज इकोनॉमी में ज्ञान को बांटने से वो कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। कई लोगों को डर लगता है कि अगर उन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी या अपना काम करने का तरीका दुनिया को बता दिया तो लोग उन्हें कॉपी कर लेंगे। ये तो बहुत कॉमन डर है कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। हाँ, कि उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? जब कोई अपनी जानकारी साझा करता है और दूसरों को सिखाता है तो लोग उसे एक एक्सपर्ट या अथॉरिटी के रूप में देखने लगते हैं। लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं जुड़ते। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो गूगल पर भी मिल जाती है। एकदम सही बात। लोग एग्जीक्यूशन यानी काम को अंजाम देने के तरीके और उस इंसान के अनुभव के लिए जुड़ते हैं।
सिखाने से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग खुद ब खुद उस इंसान के पास काम या अवसर लेकर आते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह से पब्लिक डोमेन में अपना काम, अपनी प्रोसेस और अपना ज्ञान लगातार बांट रहा होता है, तो एक अंधेरा पहलू भी सामने आता है। हाँ, इंटरनेट की एक कड़वी सच्चाई। बिल्कुल, इंटरनेट कोई हमेशा खुश रहने वाली जगह तो है नहीं। जब काम बाहर जाएगा तो लोग प्रतिक्रिया देंगे, और कुछ प्रतिक्रियाएं बहुत कठोर, यहाँ तक कि अपमानजनक भी हो सकती हैं। क्रिटिसिज्म। हाँ, क्रिटिसिज्म ये शब्द ही कई लोगों को डरा देता है, और इसी डर से कई शानदार आइडियाज कभी किसी की हार्ड ड्राइव से बाहर ही नहीं आ पाते। ये कड़वी सच्चाई है। जो भी व्यक्ति पब्लिक में अपना काम डालेगा, उसे नफरत या नेगेटिविटी का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर एक बहुत ही स्पष्ट मानसिक सीमा रेखा खींचने की जरूरत होती है। इस चर्चा में जो बात उभर कर आती है वो है फीडबैक को फिल्टर करना। फिल्टर करना मतलब कैसे? इंटरनेट पर दो तरह के आलोचक होते हैं। एक वे जो काम में कमियां निकालते हैं ताकि काम बेहतर हो सके। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी रचनात्मक आलोचना है जिसे गले लगाना चाहिए। हाँ, जिससे हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरे वे जो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड है और निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, जिन्हें आम भाषा में ट्रोल्स कहा जाता है। तो ट्रोल्स के साथ क्या किया जाए? क्या उन्हें जवाब देकर अपनी बात साबित करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ट्रोल्स का ऑक्सीजन ही आपका ध्यान है। मतलब उन्हें इग्नोर करना चाहिए? हाँ, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करना, और अगर जरूरत पड़े तो ब्लॉक करना ही सबसे सही रणनीति है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के लिए बचाकर रखना चाहिए जिन्हें सच में आपके काम की परवाह है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और इसी से सबसे महत्वपूर्ण बात जुड़ती है, मैदान में टिके रहना। इंटरनेट पर सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये बहुत सच है। लोग अक्सर प्रेरणा से भर के काम शुरू करते हैं, 2 हफ्ते तक रोज कुछ शेयर करते हैं। हाँ, शुरुआत में बड़ा जोश होता है। बिल्कुल। और फिर जब उन्हें लाखों व्यूज या लाइक्स नहीं मिलते तो वो हार मानकर वापस उसी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। कंपाउंडिंग का असर दिखने में समय लगता है। फाइनेंस की तरह यहाँ भी कंपाउंडिंग काम करती है। बिल्कुल काम करती है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि कोई सुन ही नहीं रहा है, जैसे कोई खाली कमरे में बात कर रहा हो। लेकिन जो लोग अपनी आलोचनाओं को दरकिनार करके निरंतरता के साथ सालों तक अपना काम शेयर करते रहते हैं, वो ही अंत में एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बना पाते हैं। मतलब गेम में बने रहना सबसे जरूरी है। लंबे समय तक टिके रहना और काम करते रहना ही सफलता का असली फॉर्मूला है। क्योंकि ज्यादातर लोग बस कुछ महीनों में ही क्विट कर देते हैं। तो परफेक्शन का त्याग करना, रोजाना प्रोसेस का एक छोटा हिस्सा शेयर करना, उस काम के पीछे की कहानी बताना, जो सीखा उसे दूसरों को सिखाना, और आलोचनाओं के बावजूद मैदान में डटे रहना। हाँ, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे विचार मिलकर एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अब जब हमने इन सारे मुख्य सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण कर लिया है, तो हमें इस बात पर भी नजर डालनी चाहिए कि ये पूरी विचारधारा असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और इसकी सीमाएं क्या हैं, ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है हर किताब या हर विचार हर किसी के लिए तो परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम इन सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग को देखें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पूरी तरह से एक्शनेबल है। मतलब आप इसे तुरंत लागू कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई कोरी थ्योरी या भारी भरकम दार्शनिक बातें नहीं हैं। जो लोग आज की डिजिटल दुनिया में क्रिएटर्स हैं, जैसे यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, इंस्टाग्राम पर काम करने वाले, ब्लॉगर्स या फ्रीलांसर्स, उनके लिए ये एक अचूक टूल किट है। हाँ, उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट फिट है। बिल्कुल। इस रिव्यू में भी इसे 4.4 आउट ऑफ 5 की एक बहुत ही शानदार रेटिंग दी गई है, जो ये बताती है कि ये किताब अपने लक्षित पाठकों के लिए कितनी असरदार है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है ना? हाँ, कमियां तो हर चीज में होती हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग पहले से ही सोशल मीडिया मार्केटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं, उन्हें यह आइडिया बहुत ही बेसिक या कहें तो एकदम ऑब्वियस लग सकते हैं कि ये तो हमें पहले से पता है। हाँ, उन्हें लग सकता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई गई है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल गाइड है, इसमें कोई गहरी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक परत नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन या डिजिटल क्रिएटर्स तक ही सीमित है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम पूरी तरह से ऑफलाइन है, या जो किसी ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जॉब में है, जैसे कोई HR प्रोफेशनल या कोई सप्लाई चेन मैनेजर। बहुत ही आम प्रोफेशंस हैं ये। तो क्या उन्हें भी अपनी प्रोसेस दुनिया को दिखानी चाहिए, या ये शो योर वर्क वाला कॉन्सेप्ट उनके लिए लागू ही नहीं होता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। हालांकि किताब का फोकस इंटरनेट और डिजिटल क्रिएटर्स पर है,
लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांतों को देखें तो वे हर प्रोफेशन पर लागू होते हैं। कॉर्पोरेट में भी? बिल्कुल, कॉर्पोरेट दुनिया में भी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी टीम या उसके बॉस को पता ही नहीं है कि वो क्या नई चीज़ें सीख रहा है या किन समस्याओं को सुलझा रहा है, तो उसके प्रमोशन या ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई अपना काम कैसे दिखा सकता है? वो तो इंस्टाग्राम पर अपनी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं डाल सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पब्लिक में डेटा नहीं डालना है। तो फिर वो क्या करे? वो अपने काम को अपने इंटरनल नेटवर्क में शोकेस कर सकता है। अच्छा, कंपनी के अंदर ही? हाँ, जैसे हर हफ्ते अपनी टीम को एक छोटा सा ईमेल भेजना कि इस हफ्ते प्रोजेक्ट में क्या नई चुनौती आई और उसे कैसे सुलझाया गया, या फिर कंपनी की इंटरनल मीटिंग्स में अपनी लर्निंग्स पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना। अरे ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। ये भी अपनी प्रोसेस को शेयर करना ही है। जब कोई अपनी लर्निंग और प्रोसेस को अपने सहकर्मियों या अपनी इंडस्ट्री के साथ साझा करता है तो वो भरोसा जीतता है। और ट्रस्ट तो हर जगह काम आता है। बिल्कुल, और किसी भी फील्ड में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, भरोसा ही एक मजबूत पर्सनल ब्रांड का सबसे बड़ा आधार होता है। इसका मतलब है कि खुद को एक बंद कमरे या अपने क्यूबिकल में कैद करके सिर्फ हार्ड वर्क करते रहना और ये उम्मीद करना कि काम खुद अपनी तारीफ करवाएगा, अब ये एक पुरानी सोच हो चुकी है। पूरी तरह से पुरानी। विजिबिलिटी और काम दोनों को साथ साथ चलना होगा। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटें तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि आज के दौर में सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है। वो बस एक शुरुआत है। बेहतरीन काम करना एक शर्त है, लेकिन वो अंतिम मंजिल नहीं है। अपनी प्रोसेस को, अपनी असफलताओं को, अपनी छोटी छोटी जीतों को और अपनी रोजाना की लर्निंग्स को बिना डरे दुनिया या अपनी इंडस्ट्री के सामने लाना ही लंबे समय में अपनी पहचान बनाने का असली खेल है। परफेक्शन का इंतजार करना सिर्फ समय की बर्बादी है। और शायद शो योर वर्क का असली सार यही है कि ये सिर्फ खुद पर ध्यान खींचने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाने के बारे में है जो काम की कद्र करे। जब कोई अपने सफर को पारदर्शी तरीके से सामने रखता है तो वो दूसरों को भी कुछ नया करने और अपनी झिझक तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो जैसे ही हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है। शुरुआत में हमने उस अंधेरे कमरे और उस इम्परफेक्ट मास्टरपीस की बात की थी, जिससे लोग इस डर से दुनिया से छुपाए बैठे हैं कि वो अभी तैयार नहीं है। हाँ, वो परफेक्शन का डर। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का वो अधूरा काम, वे कच्ची कविताएं, वे आधे अधूरे कोड या वे फ्लॉप हुए बिजनेस आइडियाज, जिन्हें परफेक्ट ना होने के कारण किसी फोल्डर में छुपा कर रखा गया है, वही काम किसी और इंसान के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता हो? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि जो परफेक्शनिज्म एक इंसान को अपना काम बाहर लाने से रोक रहा है, वही उसकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। हम जल्द ही एक नए विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, गलतियां करते रहिए और अपनी प्रोसेस को दुनिया को दिखाते रहिए।